नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। जमीन विवाद में खेमका की हत्या हुई। अशोक साव ने दी थी 4 लाख की सुपारी। अशोक साव उमेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। अशोक साव के घर से दस्तावेज बरामद किए गए। जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। सुपारी देने वाला और शूटर गिरफ्तार किया जा चुका है। तकनीकी जांच से यह खुलासा किया गया। शूटर के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। शूटर को 45,000 फीस देनी थी। और देखिए, इस मामले में ये बड़े खुलासे हुए हैं। कई अपडेट न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको पहले दे चुका था। न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको ये बता चुका था कि जमीन के विवाद में ये हत्या की गई होगी। और देखिए, उस खबर पर मुहर लग चुकी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस महकमे की तरफ से कई बातें खोली गई और एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगती हुई दिखी। जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहां पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहां पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टेम्परिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव है। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का हो गई थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफ़ी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन का भयंकर विवाद है जिसके कारण काफ़ी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के दिखा जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई कि भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी इसे और जांच के दायरे में रखा जाएगा। ये सब कुछ लिंक किया जाएगा। जो बातचीत है वो भी रिकॉर्डिंग अभी खंगाली जाएगी। शूटर को देखिए 45,000 फीस देनी थी और उसी मामले में ये सब कुछ किया गया है। लेकिन खेमका हत्याकांड में जो न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको पहले जानकारी दी थी उसी पर मुहर लगती हुई दिखी। कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन इसे लेकर राजनीति अभी भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनीतिक गैंग के जरिए सोची समझी साजिश के साथ इस तरह के अपराध से बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा दिया, जिसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन इसे लेकर बिहार का सियासी तापमान अभी भी कम नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनीतिक गैंग के जरिए सोची समझी साजिश के साथ इस तरह के अपराध को अंजाम देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू। गिरिराज सिंह ने बिहार में अपराध को लेकर नीतीश सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया। बिहार में अपराधी मस्त हैं, शासन और प्रशासन पस्त है
और सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी मलाई काटने में व्यस्त है। गिरिराज जी, पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार में 60,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। गिरिराज सिंह ठीक ही बोले हैं कि एनडीए के सरकार में सत्ता संरक्षित अपराध ने राजनीतिकरण का रूप ले लिया। विपक्ष भले ही गिरिराज सिंह के आरोप को खारिज कर रहा हो, लेकिन गोपाल खेमका हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पटना पुलिस के एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने नीतीश सरकार में कानून का राज बताया। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश सरकार में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। सरकार हर वक्त कहती है कि इस कानून के राज में अपराधी बच नहीं पाएगा, और आपने देखा कि उमेश यादव जो अपराधी शूटर था, और उसने जब और लोगों का नाम लिया और वहाँ पर भी पुलिस गई, इनकाउंटर हुआ। अपराधी अगर गलत करेगा तो उसको उसी तरह का सजा मिलेगा। दरअसल अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। अब गोपाल खेमका हत्याकांड के खुलासे के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार किया। सत्ता पक्ष के नेताओं का साफ कहना है कि लालू राबड़ी के शासनकाल में अपराधियों को खुला संरक्षण मिला था, जबकि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना के चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अशोक साव नालंदा का रहने वाला बताया जा रहा है। नालंदा के बिहार शरीफ का नाम इस हत्याकांड से जुड़ गया है। मास्टरमाइंड अशोक साव के मोहल्ले वाले इस खबर से काफी हैरान हैं। बताया जाता है कि अशोक साव 25 साल पहले बिहार शरीफ छोड़कर पटना चला गया था। नालंदा में अशोक साव के मोहल्ले से न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका के हत्याकांड का मामला नालंदा से जुड़ गया है, और यह तार जो है कि अशोक साव, जो यही अशोक साव का घर है और ये बिहार शरीफ के मथुरिया मोहल्ला का रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी पूंजीपति वाले हैं, पहले पूर्व से ही जो है इनके जो है खानदानी संपत्ति है काफ़ी है, खास करके यहाँ बिहार शरीफ शहर के आसपास के इलाकों में जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ जो संपत्ति बताया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो गोपाल खेमका के हत्याकांड में जब इनका तार जुटा तो यहाँ के आसपास के लोग भी काफ़ी हतप्रभ है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये कदम कैसे उठाया। चदरा का बिजनेस करते थे, तो बिहार से छोड़कर कब पटना गया? 2500 साल से ऊपर हो गया। अशोक कुमार का नाम आया है और अशोक कुमार पहले बिहार शरीफ में इनका अपना जमीन में छड़ का काम करते थे। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद कांटी फैक्ट्री पटना के पास में छड़ का बिजनेस किए। उसके बाद बंगलोर चले गए, उतना तक हम जानते हैं। उसके बाद उस समय के बाद हम नहीं कुछ जानते उनके बारे में कि जिस तरह से जो है, हालांकि घटना के बाद जो तार जैसे ही तार जुड़ा तो यहाँ के लोग काफ़ी अपर रहे। अंदाज है न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा डीजीपी विनय कुमार से लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने किया है। इन आला पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये हत्याकांड जमीन विवाद को लेकर की गई। वहीं इस पूरे हत्याकांड मामले को लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाते हैं। एसएसपी पटना हमारे साथ मौजूद हैं कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय जी, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ है और ये मोटिव क्या था, मूल मोटिव क्या था? देखिए, मोटिव जो अभी तक सामने आया है वो उसमें ज़मीन को लेकर जो व्यापार में इन लोगों के आपस में विरोध था वो है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें आई हैं जिस पे हम लोग व्यापक अनुसंधान भी कर रहे हैं। अदावत जमीन किस भूखंड को लेकर के थी? कई तरह के यहाँ पे भूखंड आए हैं, इसमें कई अलग अलग जगहों के ज़मीन के कागज़ मिले हैं हम लोगों को, उन सबको कोलेक्ट किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। ऑडियो क्लिप एक आप लोगों ने बताया है, दिखाया है, सुनाया है, वो किस जमीन से संबंधित है? ऑडियो क्लिप पे विवाद देखिए, जैसे बताया कि ऑडियो क्लिप है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑडियो क्लिप हम लोग को मिले हैं, काफ़ी कागजात भी हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक ज़मीन के लिए नहीं है, बहुत सारी ज़मीनों के लिए लेकर प्रॉब्लम चल रहा था। आज जो एनकाउंटर हुआ है उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या, विकास का कितना आपराधिक रिकॉर्ड आपके पास है, या जो उमेश यादव हैं उनके कितने आपराधिक रिकॉर्ड आपके पास है? जो विकास उर्फ राजा है वो पूर्व में भी कई बार कई केसेस में जेल जा चुका है। उसके ऊपर 9 सीरियस केसेस में FIR दर्ज है उसमें,
जिसमें से 4 जो हैं हत्या के केस हैं, डकैती के केस हैं, आर्म सप्लाई के केस हैं। और उमेश यादव के ऊपर कितने केसेस हैं? उमेश यादव के ऊपर हम लोग अभी आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन जिस सोफिस्टिकेशन के साथ ये कार्य किया गया है और जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया है और जितना इजीली वो किए हैं, ये आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अजय वर्मा का क्या लिंक आ रहा है इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें ये देखा जा रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बाहर से भी कोई लिंक है इसमें। उस लिंक के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अगर एविडेंस आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल की टीम ने जो अनुसंधान किया है वो कितना कारगर होगा, चूंकि कोर्ट में जब आप एग्जिबिट रखेंगे तो वहाँ प्रमाण देना काफ़ी अहम होगा। देखिए, एफएसएल जो है अब तो ज़रूरी भी है और एफएसएल इन्वेस्टिगेशन काफ़ी मदद करती है। प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। एफएसएल जो है एविडेंस कलेक्ट करके रिपोर्ट देंगे हम लोगों को, फिर आगे कोर्ट को इंतजार किया जाएगा। इस केस में सर कितने अपराधी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, और जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं क्या उनका स्पीडी ट्रायल आप लोग करवाएंगे? देखिए, इसमें अभी 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो हम लोग को सबूत मिले हैं स्पीडी ट्रायल करा के हम लोग सजा कराएंगे इसमें। चलिए, तो ये पटना एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा जो बता रहे थे इस पूरे हत्याकांड के पीछे की जो मोटिव थी, मंशा थी, वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और कई तथ्य, कई साक्ष्य जो हैं जिसका अवलोकन करना बाकी है। और कहना है कि सभी तथ्यों को देखने के बाद जो भी अपराधी हैं आगे और भी अनुसंधान के दौरान आएंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जो है वो सख्त की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपके सामने एक आंकड़ा रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बिहार में निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण का काम कर रहा है, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। और इसी बीच न्यूज़ 18 को मिले एक आंकड़े ने इस सियासत को और भी गरमा दिया है और साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन किशनगंज चिंता का विषय है। 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन चक्का जाम करने वाला है। विरोध का कारण है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची से लोगों का नाम हटाने की साजिश हो रही है। इस सियासी बवाल के बीच न्यूज़ 18 के पास एक ऐसा आंकड़ा आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये बात भी कुछ हद तक साफ हो जाएगी कि आखिर निर्वाचन आयोग को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। ये आंकड़ा किशनगंज जिले का है, जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। इन आंकड़ों को जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। जनवरी महीने में किशनगंज में 26,060 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र पाने का आवेदन दिया। फरवरी में 28,065 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन दिया। मार्च महीने में 30,217 लोगों ने आवेदन दिया। अप्रैल महीने में 36,890 लोगों ने आवेदन दिया, जबकि मई महीने में 26,949 लोगों ने आवेदन दिया और जून महीने में 33,251 लोगों ने एप्लीकेशन जमा किया। पर शक की असली वजह ये आंकड़े नहीं, जुलाई महीने का आंकड़ा है, जब निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन का ऐलान किया और 11 दस्तावेज को सत्यापन के लिए मान्य बताया। इनमें एक आवासीय प्रमाण पत्र भी है। जुलाई के पहले हफ्ते में 1,28,781 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दिया। जनवरी से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक कुल 4,77,794 लोगों ने आवेदन दिया, यानी कुल 4 महीने के आवेदन का करीब 4 गुना आवेदन महज एक हफ्ते में मिला। अब इस आंकड़े पर भला सवाल कैसे नहीं उठते कि पूरे बिहार में नहीं वृद्धि हो रही है। सिर्फ एक जिला किशनगंज और दूसरा मुजफ्फरपुर को भी हम लोगों ने इसको ट्रैक किया है, वहां भी थोड़ा गति से बढ़ा है। लेकिन किशनगंज चिंता का विषय है, क्योंकि किशनगंज में बांग्लादेशी या भारत के बाहर के लोग भी बसने की कोशिश कर रहे हैं। साला नहीं है कि कोई आकर के यहाँ रह जाए और उसको वोटर कार्ड बन जाए, ये गुनाह लोकतंत्र के प्रति। किशनगंज के आंकड़े के बहाने एनडीए ने सवाल किया तो विपक्ष ने आंकड़े का बचाव करते हुए निर्वाचन आयोग की मंशा को ही गलत बताया। देखिए, ये तो सरकार का काम है कि भाई किसका आधार बनना है नहीं बनना है इसकी वो जांच करे। लाखों लोगों का आधार भी अब तक नहीं बन पाया, ये तो इस सरकार का निकम्मापन है। जब चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को, मनरेगा जॉब कार्ड को और राशन कार्ड को वोटर लिस्ट में अमान्य करार दे दिया है, तो जाहिर सी बात है जो 11 दस्तावेज में मांग किए गए हैं उसमें आवासीय, जन्म प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र,
तो इसको बनाने के लिए लोगों में होड़ लग गई है। किशनगंज के आंकड़े सिर्फ हैरान करने वाले नहीं बल्कि चिंताजनक भी हैं। आखिर एक हफ्ते में ये बढ़ोतरी क्या संकेत देती है? आखिर एक जिले में ही इतने सारे आवेदन क्यों आए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि किशनगंज में आवेदन करने वाले असली नागरिक हैं भी या फिर घुसपैठिए? न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रजमोहन सिंह के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, जुलाई के पहले ही हफ्ते में किशनगंज में स्थायी प्रमाण पत्र के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या या जो भी अवैध तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बनवाकर नागरिकता सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पर ना तो तेजस्वी यादव और ना ही राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। कमीशन को मैं धन्यवाद दूंगा जो इसके लिए प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन चाहे बेगूसराय हो, चाहे अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज हो, अभी जो तत्काल आवासीय प्रमाण पत्र लेने की लाखों लोगों ने जमा कर रखा है, इसकी छानबीन करें। जो उचित हैं वो छूटे नहीं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी एक भी ना ले पाए आवासीय प्रमाण पत्र। क्यों नहीं? इस पर ये विरोधी दल के लोग बोलते हैं क्योंकि वो वोट बैंक देखते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जोरों पर है, लेकिन सीमांचल से आए चौंकाने वाले आंकड़ों ने सुरक्षा और सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। न्यूज 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे उससे हैरान करने वाले खुलासे हुए। दरअसल इस खुलासे के अनुसार सिर्फ किशनगंज जिले में जुलाई 2025 के पहले हफ्ते में 2 लाख से अधिक लोगों ने स्थायी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। हालांकि इस मामले को लेकर डीएम ने कहा कि मामले की जांच हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सीमांचल, इसको देखते हुए और खास करके यहाँ बहुत सारे मुसलमानों में बहुत सारे जातियाँ हैं, तो इसलिए सरकार के नज़र में है। शायद सरकार को कुछ खुफिया कोई कुछ जानकारी मिली होगी, इसलिए इस तरह के नेता लोग बोल रहे हैं। तो ये अभी तो सत्यापन हो रहा है वोटर लिस्ट का, इसमें सामने आ जाएगा। सत्यापन में ही जो लोग यहाँ के निवासी हैं वो अपना निवासी प्रमाण पत्र तो लगा ही रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आरटीपीएस में आवास प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा संख्या में एप्लीकेशंस आए हैं और हम लोग सभी एप्लीकेशंस की जो विधिवत जांच होती है उसको जांच करा के हम लोग केस बाय केस बेसिस पे उसका डिस्पोजल कराएंगे। और चलिए बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के बड़े फैसले की। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने अपने साइलेंट वोटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक ने सियासत को कैसे गरमा दिया है, इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार की बेटियों के लिए नीतीश कुमार ने करीब 2 दशक पहले जो पहिया घुमाया था, वो अब सरकारी नौकरी में 100 में से 35 सीटों के आरक्षण तक पहुंच गया है। बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा। पात्रता का पैमाना सिर्फ इतना है कि महिला बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, यानी सीएम नीतीश ने बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दी है। अब नीतीश कैबिनेट के इस फैसले को जरा समझ लीजिए। सभी सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा।
आरक्षित और गैर आरक्षित श्रेणी में भी महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। योग्य महिला उम्मीदवार न मिल पाने पर खाली पदों को पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा। नीतीश कुमार के 7 निश्चय में ये एक बड़ा वादा भी शामिल था, जिसे पूरा कर सीएम नीतीश ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले को एनडीए के नेता डबल इंजन सरकार की गारंटी बता रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है। महिलाओं के निरंतर हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते रहे हैं और ये एक अहम निर्णय है जिससे कि महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे बिहार में, सीधी नियुक्ति में, नौकरियों में। तो विपक्ष इसे चुनावी फैसला बताकर निशाना साध रहा है और साथ ही क्रेडिट भी लेने से पीछे नहीं हट रहा। सरकारी नौकरियों में ये दिखा रहा है कि जाते जाते इनको अकल आ गया, और अकल भी इनको तब आया जब तेजस्वी यादव जी ने 100% डोमिसाइल लागू करने की बात कही थी। तो ये तो दिख रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही कहे गए बातों पे, उनके ही दिखाए गए रास्तों पे, उनके ही नकल पे ये लोग चल रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण के साथ नीतीश कैबिनेट ने युवा आयोग के गठन का भी निर्णय लिया, जिसके 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होंगे। युवा आयोग में कुल 10 सदस्य होंगे, जिनकी उम्र 45 साल के अंदर होगी। यानी चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए दोहरा पासा फेंका है और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। बिहार में युवा आयोग का गठन होगा। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में लंबे समय से युवा आयोग के गठन की मांग कर रही थी। आने वाले दिनों में जब हम विकसित राष्ट्र की कल्पना करेंगे, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, उसे हासिल करने में बिहार युवा आयोग की अहम भूमिका होगी। एक युवा आयोग का गठन हो, लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये मांग रही। समय समय पर मैंने भी हर मंच से इस विषय को उठाने का मैंने कार्य किया। मुख्यमंत्री जी से लिखित रूप में, मौखिक तौर पर मुलाकातों के दौरान हमेशा मैंने उनसे ये आग्रह किया। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हृदय से आभार देता हूं और उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि बिहारी युवाओं की इस मांग को उन्होंने सम्मान देने का कार्य किया। और वहीं जमुई से एलजेपी आरबी के सांसद और पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने बिहार में अपराध को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार कर दिया है। कुशवाहा ने कहा कि राजनीति में लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अरुण भारती ने जो भी कहा वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। आपकी सहयोगी पार्टी है एलजेपी रामविलास, उसके सांसद अरुण भारती ने सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा है, जिस तरह से उनका पोस्ट सामने आया है कि लगातार बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। और उनका कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान का विजन रहा है, एलजेपी का जो विजन रहा है, वो रहेगा, तब अपराधियों में खौफ पैदा हुआ। इस तरह की बात कही जा रही है उनकी तरफ से। देखिए, कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए गठबंधन की मर्यादा को देखते हुए, और मुझको लगता है कि इस तरह से बयान देना लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। ठीक है, घटना होती है, घटना हुई तो हमने भी कहा कि दुखद है। हमने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेने चाहिए, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बोलते वक्त एक लक्ष्मण रेखा तो जरूर ध्यान में रखना ही चाहिए कि हमको कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। जो कुछ भी अभी जिस नेता के बारे में आप कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा है वह लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। तो उपेंद्र कुशवाहा का बयान आपने सुना, लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर सांसद अरुण भारती ने कहा क्या था। दरअसल जमुई सांसद अरुण भारती ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे, जिस पर अब उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग गठबंधन की मर्यादा को भी समझते हैं, उनकी सीमाओं को भी समझते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे नेता चिराग पासवान इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए किस जिम्मेदारी के तहत कर पाएंगे काम, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से पुलिस निष्क्रियता के कारण लगातार अलग अलग वारदात हुए हैं, ऐसे में
चूंकि हम लोग उसी समाज से आते हैं, उसी समाज ने हम लोगों को नेता बनाया है, तो अगर उनकी कोई चिंताएं, कोई चुनौतियां होंगी तो नेता के तौर पर उसे उठाना भी हम लोगों का धर्म है और गठबंधन के सहयोगियों को इस पर सही समय पर कार्रवाई करने के लिए भी प्रेरित करना, उनको बताना भी हम लोगों का धर्म है। ऐसे अगर ये चिंताएं समाज की होंगी तो नेता के तौर पर हम लोगों को उठाना हमारी जिम्मेदारी थी, जो हम लोगों ने उठाया और साथ ही साथ यह भी बताया कि हम लोग जो चाहते हैं हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार में आए और बिहार में आकर के बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। और अब खबर पूर्णिया से, जहां मुफस्सिल थाना के टेटगमा में 6 जुलाई की रात डायन के आरोप में 5 लोगों की पीट कर जिंदा जलाकर नृशंस हत्या की गई थी। आज डीएम और एसपी स्वीटी सहरावत ने खुद शमशान घाट कप्तान पुल पर खड़ा होकर 5 शवों का आदिवासी रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार करवाया है। डीएम ने कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर गांव के ही लोगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की जलाकर हत्या कर दी। इस मामले में 23 नामजद और करीब 200 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिसमें से 3 अहम गिरफ्तारियां बताई जा रही हैं। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हो चुके हैं। घटना के बाद प्रमंडलीय आयुक्त घटनास्थल पर पहुंचे, अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की है। उन्होंने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को फिर से धमकी मिली है। 7 जुलाई को फोन पर धमकी दी गई थी, 3 बार ये धमकी दी गई थी, मोबाइल से धमकी दी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी है। 3 बार उनको मोबाइल पर धमकी दी गई थी और ये पहली दफा नहीं है जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरीके की शिकायत की हो। उनका कहना है कि पहले भी उन्हें फोन कॉल से धमकी दी गई है और एक बार फिर से देखिए ये मामला सामने आ रहा है। 7 जुलाई को फोन आया, फोन पर उनको धमकी दी गई, 3 बार कॉल करते हुए उनको धमकी दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रही है। आनंद इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये पहली दफा नहीं है जब उपेंद्र कुशवाहा को धमकी मिली हो, ये कब धमकी आई और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए 7 तारीख को यानी कि कल लगभग 7:30 बजे के आसपास, 7:25 से 7:36 के आसपास मोबाइल नंबर 7780010505 से उनके मोबाइल पर 3 धमकी भरे मैसेज किए गए और उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुझे इसके पहले भी धमकियां मिल चुकी है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले लॉरेंस डिसूजा के नाम, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक शख्स ने उन्हें धमकी दी थी, बाद में जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस बार जो उनको फिर से दोबारा 3 बार मैसेज करके धमकी दी गई है, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन को अवगत करा दिया है। लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा के विषय नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वतंत्रता पर सीधा हमला, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा इस तरह के लगातार धमकी से बेहद नाराज है और उन्होंने प्रशासन से साफ साफ अपेक्षा की है कि इस प्रकरण की गंभीरता से जांच कर दोषी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। लेकिन ये बेहद दिलचस्प है कि उपेंद्र कुशवाहा को पिछले 1 महीने के अंदर दूसरी बार धमकी मिली है। जाहिर तौर पर चुनावी साल है और उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, एनडीए के घटक दल के बड़े नेता है और उन्हें अगर बिल्कुल, और इस पर पुलिस के जवाब क्या होंगे उसका इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ। शुक्रिया जया। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।